हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड रिएक्ट एंड रिव्यू। बुक नेम एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर नंबर 4। वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक कहानी बताई। यह कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी। उसने कई वर्ष तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया था। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने भी मजाक में उत्तर दिया कि अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रही हैं। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा कि नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की ज़रूरत है। कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला कि उस व्यक्ति की एक बड़ी धमनी में ब्लॉकेज था और उन्होंने तत्काल ही दौरा पड़ने के खतरे को दूर करने के लिए वहां पर सर्जरी करवाई। अपनी पुत्र वधू के सहज ज्ञान के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने क्या देखा? कैसे उसे समझ में आया कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और दिल का दौरा पड़ने वाला है? जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तब शरीर त्वचा की सतह के निकट गौण भागों से दूर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त भेजने पर फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है। कई वर्षों तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करते हुए उस महिला ने अनजाने में ही यह क्षमता ले ली थी कि वह देखते ही पैटर्न पहचान लेती थी। वह यह तो समझा नहीं सकी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए सैन्य विश्लेषक अब यह आसानी से पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी दुश्मन की मिसाइल है और कौन सी उनकी अपनी, जबकि दोनों समान गति से आ रही होती हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं और लगभग हर पहलू से रडार पर एक जैसे दिख रहे होते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिले ने एक मिसाइल को नष्ट करने के आदेश देकर पूरे बेड़े को बचा लिया था, जबकि वह रडार पर उनके अपने विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनके आला अफसर भी यह नहीं समझा सके कि उन्होंने यह कैसे कर दिखाया। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रमाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं। यद्यपि वे सटीक रूप से यह नहीं बता सकते कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने से पहले ही बता देते हैं कि किस और स्ट्रोक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को यह चिन्ह नज़र भी नहीं आते। मैंने तो यह भी सुन रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छूकर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होता है। यह सतत रूप से आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को ग्रहण करता रहता है और उनका विश्लेषण करता रहता है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया था, या सैन्य विश्लेषक ने रडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी थी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों का संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। विवरण की छटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेतों के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही आपने इस पर सजगता से विचार ना किया हो। आपका दिमाग स्वतः ही अनुभव से सीखे पाठों की कूट रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी एक स्थिति में प्रासंगिक संकेतों को समझ लेने की आपकी क्षमता ही आपकी हर आदत का आधार होती है। हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है। आपको बालों के से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, फेफड़ों को सांस के लिए नहीं कहना होता और न ही पेट को पचाने के लिए कहना होता है। फिर भी आपका शरीर यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड पर करता रहता है। आप अपने सचेत शरीर से कहीं अधिक हैं। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? यह जरूरी नहीं है कि आपको कुकीज़ देखकर ही समझ आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजगता के लगते रहते हैं। आपकी देह में कई तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं जो आपको उस समय सजग रखते हैं जब फिर से खाने का समय होता रहता है। यह उस सब पर शरीर पर भी दिखाई देता है और आपके आसपास और भीतर भी चलता रहता है।
शरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो जाती है और अचानक भूख लगने लगती है, जबकि आपको पक्का नहीं होता कि क्या हुआ था। हमारी आदतों का यह सबसे अधिक चकित करने वाला नज़रिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की ज़रूरत नहीं होती। आप कोई अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती हैं। इसी कारण ये खतरनाक भी हो सकती हैं। जैसे ही आदतें बनती हैं, आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपकी इस बात का एहसास होने से पहले ही कि क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपको कोई बताता नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं तो आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं। कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं, या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इस पैटर्न का दोहराव करते हैं, उतना ही आपको समझ में नहीं आ पाता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित किया गया था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को शेष बची नकदी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका। उससे पहले कार्ड कट चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया। मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा कि जो कभी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वह कॉरपोरेट की नौकरी में आ गई थी। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं थी। वह वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती कि क्या आपने हाथ धोए हैं। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्ष लाइफ गार्ड के रूप से निकले थे। जब भी वह किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता तो वह चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में जो संकेत आपको आदतों को बढ़ाते हैं वे इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं। किचन के काउंटर पर ट्रीट, प्लग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फ़ोन, इन संकेतों के प्रति हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। यह सुनने के बजाय करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो वह ज़्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था कि जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, तब तक यह जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टमों में शुमार किया जाता है। यदि आप टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो आप कंडक्टरों में एक विशेष आदत देखेंगे। जैसा कि ऑपरेटर ट्रेन चलाता है, वे एक रीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न चीज़ों को देखकर कमांड बोले जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है और कहता है, सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है या फिर स्टेशन पर आती है तो वह ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर देखकर एकदम सटीक स्पीड बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर केवल टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के छूटने से पहले स्टाफ के लोग प्लेटफॉर्म के किनारों को देखकर कहते हैं, सब कुछ ठीक है। हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां कम करता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से गलतियां 85% और दुर्घटनाएं 30% कम हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी के MTA सबवे सिस्टम ने एक अपना संशोधित स्वरूप अपनाया है। वह पॉइंटिंग ओनली है। इसके क्रियान्वयन के 2 वर्ष में गलतियों से होने वाली सबवे की दुर्घटनाएं 57% कम हो चुकी हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह सजग होने का स्तर अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर पर बढ़ा देता है। क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आँखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करता है, कुछ भी गलत होने से पहले वह समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती है। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं,
वह ज़रूरत की चीज़ों को बोलने लगती है, जैसे मैंने अपनी चाबियाँ रख ली, मैंने अपना वॉलेट रख लिया, मैंने चश्मा रख लिया, मैंने पति को भी रख लिया। व्यवहार जितना अपने आप होने लगेगा, हम उसके बारे में सोचना कम करने लगेंगे और फिर जब हम कोई चीज़ हज़ारों बार कर देते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं या मानकर चलते हैं कि अगली बार भी वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। जो हमने हमेशा किया है, हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं से सवाल करना भी बंद कर देते हैं कि यह सही है या नहीं। कामकाज की कई असफलताएं आत्म सजगता के अभाव में होती हैं। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में सजगता कायम रखना है जो हम वास्तव में कर रहे हैं। हम इसे धीरे धीरे समझने में हमें इसकी मदद मिलती है, क्योंकि बुरी आदतों का परिणाम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारी निजी जीवन में भी हमें पॉइंट एंड कॉल का सिस्टम अपनाना चाहिए। यह आदतों के स्कोर कार्ड का उद्गम है। अपने व्यवहार के बारे में सजग होने के लिए यह सरल अभ्यास है। इसे स्वयं बनाने के लिए दैनिक आदतों की एक सूची बनाएं। यह उस सूची का उदाहरण है जहां से आप शुरू कर सकते हैं, जैसे उठना, अलार्म बंद करना, फ़ोन देखना, बाथरूम जाना, खुद का वजन लेना, नहाना, दांत साफ करना, दांतों को फ्लॉस करना, डिओड्रेंट डालना, टॉवेल सूखना डालना, ड्रेस पहनना तथा 1 कप चाय पीना इत्यादि। एक बार पूरी सूची बन जाए तो हर व्यवहार को देखिए और खुद से पूछिए कि क्या यह अच्छी आदत है, क्या यह खराब आदत है या फिर यह न्यूट्रल आदत है। यदि यह अच्छी आदत है तो उसके पास प्लस लिखिए, यदि वह खराब आदत है तो माइनस लिखिए, यदि न्यूट्रल आदत है तो इज इक्वल टू लिखिए। उदाहरण के लिए जो सूची ऊपर दी गई है वो हम देख सकते हैं। किसी खास आदत को आप जो भी अंक देंगे वह आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वह हर सुबह पीनट बटर के साथ बैंगन खाता है, जो एक खराब आदत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने वजन में इजाफा चाहता है और मांसपेशियां बढ़ाना चाहता है, उसके लिए यह व्यवहार अच्छा हो सकता है। यह सब निर्भर करता है कि आप किस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। आदतों की स्कोरिंग अन्य कारणों से भी बहुत जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेबल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण रहते हैं। कोई आदत अच्छी या बुरी नहीं होती, आदतें बस प्रभावी होती हैं। वे समस्या हल करने के लिए भी प्रभावी रहती हैं। हर आदत किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती है, भले ही वे बुरी आदतें हों। इसलिए तो हम उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वे किसी भी प्रकार से लंबी अवधि में आपको फ़ायदा पहुंचाए। आमतौर पर कहते हैं कि अच्छी आदतों का परिणाम सकारात्मक होता है, खराब आदतों का परिणाम खराब होता है। हो सकता है कि सिगरेट पीने से अभी आपका तनाव कम हो, लेकिन यह लंबी अवधि में सेहतमंद व्यवहार नहीं होगा। यदि आपको ये अब भी यह करने में परेशानी हो रही है, तो किसी खास आदत की रेटिंग कैसे की जाए, तो एक प्रश्न में वहाँ क्या प्रयोग में लाता हूँ, जैसे क्या यह आदत मेरे लिए अच्छी है, क्या यह मुझे मदद करेगी जो मैं बनना चाहता हूँ, क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान के पक्ष में है या फिर खिलाफ वोट देती है। आदतें जो आपकी इच्छित पहचान को प्राप्त करने के लिए बल देती हैं, आमतौर पर वे अच्छी होती हैं। आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जा रही आदतें खराब मानी जाती हैं। जैसे ही आप आदत का स्कोरबोर्ड बनाते हैं, तब पहले कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। लक्ष्य सिर्फ यह देखना होता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। अपने विचारों और कार्यों को देखें और इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे या फिर भीतरी आलोचना नहीं करें। गलतियों के लिए खुद को बुरा भला कहना बंद कर दें, न ही सफलता के लिए खुद को श्रेय देने का प्रयास करें। यदि आप हर सुबह चॉकलेट खा रहे हैं तो इसे स्वीकार कीजिए और ऐसे देखिए कि जैसे आप किसी अन्य को देख रहे हैं। यह कितना रोचक होगा कि वे इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। यदि आप अधिक खा रहे हैं तो सिर्फ यह देखिए कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय नष्ट कर रहे हैं तो यह देखिए कि आप जीवन के किस तरह से इसको खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से आप करना चाहते हैं। खराब आदतों को बदलने का पहला कदम यह है कि उनसे सावधान हो जाएं। यदि आप समझते हैं कि आपकी अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की तकनीक अपना सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उसे तेज़ी से बोलिए कि आप उसे करना चाहते हैं और उसका क्या परिणाम होगा यह भी बोलिए। यदि आप जंक फूड की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन आपको आभास होता है कि यह कुकी उठाकर खा लेंगे, और ज़ोर से बोलिए कि मैं इस कुकी को खा रहा हूँ लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे खाने से मेरा वजन बढ़ेगा और सेहत भी प्रभावित होगी। अपनी खराब आदतें ज़ोर से बोलने पर वास्तविक परिणाम ज़्यादा साफ दिखाई देंगे। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने की बजाय इससे आपके काम में वज़न भी आता है। अब नज़रिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में से किसी एक काम को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस तेज़ी से बोलना है कि कल मुझे दोपहर के खाने के बाद डाकघर जाना है।
इससे कम बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और आप ऐसा करेंगे कि आप खुद को ही अपने काम की ज़रूरत के बारे में बता रहे हैं। यही असली अंतर लाएगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सजगता से शुरू हुई होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोर कार्ड जैसी रणनीतियाँ इस बात पर केंद्रित होती हैं कि आप अपनी आदतों को पहचान कर उन्हें शुरू करने वाले संकेतों से स्वीकार करें। उससे यह संभव हो पाता है कि आप उस पर प्रतिसाद करें और जो आपको लाभ पहुँचाए। अध्याय का सार। पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान देते हैं। एक बार जब आपकी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। सजगता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बदलने से पहले आपकी अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपकी सजगता के स्तर पर अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर तक ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलते जाना है। हैबिट स्कोर कार्ड एक सरल तरीका है जिसे आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें।